केवल अर्थ से नहीं है और केवल चिकित्सा से नहीं है, बल्कि मनुष्य जीवन के सभी अंगों से हमारी गौ माताओं का संबंध है। इस बात को आज के विज्ञान की दृष्टि से सत्यापित करने के लिए हमने 3 साल पहले भारत के कई राज्यों के कई क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण का काम किया, जिसमें से मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और झारखंड के कुछ हिस्से हैं। मैंने उन हिस्सों को सर्वेक्षण में लिया जिन हिस्सों में भूगर्भ के नीचे जल बहुत नीचे चला गया था या जहां अक्सर अकाल पड़ता है। महाराष्ट्र और झारखंड के उस हिस्सों में हमने पता किया कि पिछले 30 साल पहले उन गांवों में भूगर्भ के नीचे जल की क्या स्थिति थी और उन गांवों में हमारी गौ माताओं की क्या संख्या थी। यह सर्वेक्षण 3 सालों में कई चरणों में पूरा हुआ। 30 साल पहले की स्थिति, 20 साल पहले की स्थिति, 10 साल पहले की स्थिति और वर्तमान की स्थिति। वर्तमान में कितनी गायें वहां पर बची है और भूमि के अंदर कितना नीचे जल गया है। इन दोनों आंकड़ाओं को इकट्ठा करने के बाद जब सम्मिलित रूप से हमने ग्राफ बनाया, तब उसमें से जो विषय निकल करके आया कि जैसे जैसे हमारे उन क्षेत्रों में, हमारे देश के उन क्षेत्रों में गायों की संख्या गिरी है, उसी गति से भूमि के अंदर नीचे जल भी गिरा है। यह सत्यापित करता है, सांख्यिकी का यह आंकड़ा सत्यापित करता है कि हमारी गैया का संबंध भूगर्भ जल के साथ है। जिस गति से गाय की संख्या गिरी, कम हुई, उसी गति से भूमि के अंदर जल भी नीचे गया। और आज उन क्षेत्रों में भूगर्भ में जल की स्थिति लगभग 150 से 200 फीट नीचे हैं। और यही कारण है कि उन सारे भूभागों में बड़े वनस्पति नष्ट हो गए, बड़े पेड़ पौधे नहीं हैं। बरगद का वृक्ष जिसकी आयु 300 से 350 वर्ष तक होता है और अगर अच्छे से उसका पोषण हो तब 500 वर्ष भी होता है। आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवला का वृक्ष, नीम का वृक्ष, इस तरह से वट श्रृंखला के जितने भी वृक्ष हैं जिनकी आयु 150 से 200 साल और उससे भी अधिक होता है, ये सारे वृक्ष उस क्षेत्र से पूरी तरह से नष्ट हो गए, क्योंकि इन वृक्षों के जड़ भूमि में 100 फीट या अधिक से अधिक 150 फीट तक नीचे जाते हैं। लेकिन भूमि का जल अगर 150 फीट से नीचे चले जाए तब ये पेड़ अपना पोषण खुद नहीं कर पाते और लगातार अगर 3 साल तक बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए, तब यह वृक्ष सूख जाते हैं, ये समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। और यही महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हुआ और झारखंड के कई हिस्सों में हुआ। इस कारण से उन क्षेत्रों का जब हमने सर्वेक्षण किया तब पता चला कि कभी अतीत में ये क्षेत्र हरे भरे थे, क्योंकि उन क्षेत्र के प्रत्येक गांव में 3000 से ज़्यादा गौ माताएँ रहती थी। लेकिन आज उन गौ माताओं की संख्या घटकर केवल 10 रह गई है। और यही कारण है कि ये सारे क्षेत्र जो है प्रतिवर्ष सूखे की मार झेलते हैं। वहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ वनस्पतियाँ सूख गई है और वह अब निर्जन है। गाय, उसका संबंध भूमि में जल के साथ। इसका आभास मुझे तब हुआ जब मैं एक बार पंजाब गया और वहाँ के कई मंदिरों में और कहीं कहीं तो गुरुद्वारों में गाय का एक चित्र मुझे देखने को मिला। आपके यहाँ गुजरात के मंदिरों में भी ऐसे बहुत सारे चित्र हैं जिनमें गाय के शरीर में 33 तरह के देवताओं के चित्र हैं और उन देवताओं के चित्र के पीछे एक जो कहानी है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देव होते हैं। इस कोटि का अर्थ हमारे भारत में कई स्थानों पर करोड़ से लगाया जाता है, लेकिन कोटि का अर्थ होता है उत्तम, उत्कृष्ट, संपूर्ण।
उत्तम, संपूर्ण और उत्कृष्ट दर्जे के 33 देवता हमारी गौ माता के शरीर में निवास करते हैं। उस चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तब उस चित्र में हमारी गौ माता के पाँव में, जिसे हम खुर भी कहते हैं, उस पाँव में नदियों का चित्र मिलेगा, यानी जल देव का चित्र मिलेगा। अगर आप हरिद्वार चले जाएं तब हरिद्वार के मंदिरों में आपको जिस गौ माता का चित्र मिलेगा, उस चित्र में वहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला के चित्र मिलेंगे। वही चित्र अगर आप पंजाब में चले जाएं तो पंजाब की जो प्रमुख 5 नदियां हैं, झेलम, ब्यास, चनाव, रावी, इन नदियों के चित्र मिलेंगे। यही चित्र अगर आप मध्य भारत के कुछ मंदिरों में देखें अगर, तो मध्य भारत के मंदिरों के चित्र मिलेंगे। उत्तर प्रदेश अगर आप चले जाएं और वहाँ के मंदिरों में इसी गौ माता के चित्र देखें, तब वहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती और सरयू नदी का चित्र मिलता है। यही चित्र आपको दक्षिण भारत में भी देखने को मिलेगा और वहाँ की नदियों का चित्र मिलेगा। वहाँ के गाय के पाँव में कृष्णा, कावेरी, पंपा, चैयर, वेगवती, इन नदियों का चित्र मिलेगा। इस तरह से गाय के पाँव में नदियों की विविधता का चित्र देखकर एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं न कहीं हमारी गैया का संबंध जो है वो भूगर्भ जल के साथ है। शायद यही कारण रहा हो कि हमारे ऋषियों ने हमारी गौ माता के पाँव में नदियों का चित्र अंकित किया या वहाँ पर जल देवता का चित्र अंकित किया। और इसी विचार से सैकड़ों परीक्षण जब हमने करके देखे अपनी प्रयोगशाला में, तब उसमें से एक सफल प्रयोग हुआ और उस प्रयोग ने सत्यापित कर दिया कि भारत भूमि पर जहाँ जहाँ गाय का विचरण होता है, जहाँ जहाँ गाय विचरती है, वहाँ वहाँ भूगर्भ में जल बहुत ऊंचा रहता है या भूमि में कम दूरी पर जो है जल रहता है। जल को खींचने की अद्भुत शक्ति गौ माता की गव्यों में है। इस प्रयोग को मैं चाहता हूं कि आपके समक्ष में विस्तार रूप से रखूं, क्योंकि यह भी जो भारत का गुजरात भूभाग है, गुजरात के बहुत सारे ऐसे जिला प्रदेश हैं जहां भूगर्भ में जल बहुत नीचे है या मीठा जल नहीं है। गैया का गोबर और गैया का गौमूत्र, इसमें एक अद्भुत शक्ति है जल को खींचने की, जल को बांध कर रखने की। इस पर जो सैकड़ों परीक्षण हुए, उसमें से एक परीक्षण ऐसा हुआ कि हमने गैया का गोबर और गौमूत्र दोनों को मिलाकर एक बार बनाया। जैसे कैंडल होता है, मोमबत्ती बोलते हैं आप, मोमबत्ती की तरह एक मोटा बार बनाया और उस बार को एक थाली में स्थापित किया, सीधा वर्टिकल, और उस थाली में पानी भर दिया। कुछ देर के बाद देखता हूं कि थाली में पानी नहीं है, पानी सूख गया। यह पानी कहाँ आ गया? तो इस थाली के मध्य में जो खड़ा गोबर का जो डंडा है, उस डंडे ने पूरे पानी को सोख लिया और बिना किसी ऊर्जा के सहारे, बिना किसी पंप के सहारे उस पानी को सोखकर ऊंचाई तक लेकर के गया। ऐसा अद्भुत प्रयोग हुआ। यानी गाय का गोबर और गौमूत्र ऐसा अद्भुत है कि हमारी गैया, अगर दिन में सुबह आप अपनी गैया को खोल दें या गौशाला के जितने भी भाई हैं, गैया को जब खोल देते हैं सुबह चरने के लिए, और हमारी गैया जब चारागाह में चली जाती है चरने के लिए, तब आप वहाँ देखेंगे कि चारागाह में गैया घास चरते हुए गोबर और गौमूत्र दोनों प्रदान करती है। गोबर और गौमूत्र खेतों में सूख जाता है, गैया जंगलों में जाती है, वहाँ भी गोबर और गौमूत्र करती है। चारागाह में जाए, वहाँ भी गोबर और गौमूत्र करती है। वहाँ गैया द्वारा प्रदान किया गया गोबर और गौमूत्र धूप की तेज रोशनी से सूख जाता है। गौमूत्र सूखने के बाद वाष्पीकृत होकर मेघ में चला जाता है, बादलों में चला जाता है। लेकिन यह गोबर और गोबर में अवशोषित गौमूत्र उस भूमि में रह जाता है और 2, 4, 3 महीने के बाद जब गर्मी समाप्त होती है और वर्षा के जब बूंद गिरते हैं, उस वर्षा
वर्षा के बूंद के साथ, जल के साथ गोबर घुल जाता है और गोबर घुलने के बाद मिट्टी में समाहित हो जाता है। कल्पना करो कि आपका कुछ भूभाग हो और उस भूभाग में जल भूगर्भ में बहुत नीचे हो, बहुत नीचे हो। आप उस भूगर्भ में कुछ गैया को लाकर बांध दें, रख दें, उसका निवास स्थान बना दें। गैया वहीं गोबर और गौमूत्र करे, सूख जाए और वर्षा ऋतु में जब वर्षा की बूंदें गिरे और वह गोबर जब गीला होकर पानी में घुलकर मिट्टी में रिस जाए, तो हो सकता है प्रथम वर्ष वह गोबर और गौमूत्र का रस 3-4 फीट तक नीचे जाएगा। दूसरे वर्ष फिर बारिश होगी, गैया का गोबर फिर घुलेगा और फिर मिट्टी में जाएगा। अगले साल यह गोबर और गौमूत्र घुलकर 10 फीट नीचे तक जाएगा। तीसरे साल फिर ऐसा ही होगा, चौथे साल फिर ऐसा होगा, 5वें साल फिर ऐसा होगा और सतत ऐसा चलता रहेगा। एक दिन ऐसा होगा कि भूमि के अंदर जहाँ पर जल उपलब्ध है 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट और 500 फीट नीचे भी हो सकता है। गोबर और गौमूत्र का रस घुलते हुए जिस दिन भूगर्भ के जल के साथ संपर्क में आ जाएगा, उस दिन से भूगर्भ का जल गोबर और गौमूत्र का रस जो मिट्टी में समाहित होकर भूगर्भ के जल के संपर्क में आया है, सतत ऊंचा उठना शुरू करेगा और उठते उठते एक दिन ऐसा आएगा कि भूगर्भ का छिपा हुआ जल भूमि के ऊपरी परत में आ जाएगा। इस तरह से हमारी गैया और उसका जो गोबर है, उसका जो गौमूत्र है, वह भूगर्भ के जल को ऊपर उठाता है। इस विज्ञान को हमारे महर्षियों ने समझा था, बारीकी से इसको पहचाना था, गोबर द्वारा खींचे गए पानी के विज्ञान को समझा था और इसी के कारण भारत के सभी गांवों में एक ऐसा नियम स्थापित किया गया था कि गांव में प्रत्येक व्यक्ति के पास 50, 100, 200 और 500 गैया रहे। आज भी आप झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के गांव में चले जाएं, तब वहाँ आप देखेंगे कि एक एक वनवासियों के घर पर आज भी 100-150 गायें रहती है। एक बार मेरा सौभाग्य हुआ उन वनवासियों के गांव में ठहरने का, निवास का, और कुछ वृद्ध वनवासियों से जब मैंने पूछा कि आपके घर पर 100 गाय है, इसका क्या तात्पर्य है, इस गाय से कितना दूध मिलता है और कितना बड़ा आपका दूध का व्यवसाय चलता है, उन वनवासियों ने हंस दिया और कहा कि माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ, हमारे समाज में दूध बेचना पूत बेचने के बराबर होता है। हम कभी भी दूध नहीं बेचते और इस गैया को हम दूध के लिए नहीं रखते। तब फिर मैंने पूछा, किस लिए गैया को रखते हो आप? तब वह भाई कहता है कि जी मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे घर पर 100 गैया है, मैं इस भाव के साथ रखता हूँ कि इन गैया से ही मेरी इज्जत है, समाज में जो मेरा सम्मान है वह इन्हीं गैया के कारण है। और फिर जब मेरी उत्सुकता बढ़ी कुछ और जानने की, तब उस भाई ने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि जब तक इस घर में मेरे पिताजी का राज था, तब तक 500 गैया मेरे घर पर थी। और भी उससे अगर आप आगे जानना चाहो तो मेरे दादाजी के समय में 1500 गाय रहती थी। आप कल्पना करें, भारत के वनवासियों के घर में, एक एक घर में 1000, 500 और 1500 गैया रहती थी, लेकिन कभी भी दूध बेचने की कल्पना उनके मन में नहीं आई। उन गैया के थन में दूध भी बहुत कम होता है, कोई 200 ml करती है, कोई 500 ml करती है, उससे ज़्यादा कोई भी गैया नहीं करती। इसके लिए वो भाई दूध नहीं बेचते हैं। गैया का पालन इसलिए करते आ रहे हैं क्योंकि उन वनवासियों के परिवार में परंपरा से गौ पालन का विधान रहा है, गौ पालन की संस्कृति रही है। इस संस्कृति के पीछे जब मैंने अपनी सोच बनाई, इस पर मंथन किया, तब गाय का संबंध भूगर्भ में जल के साथ जो है, यह विज्ञान मेरे समझ में आ गई कि चूंकि ये जो क्षेत्र हैं, झारखंड का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र और ऐसे भारत में जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं,
जिन पहाड़ी क्षेत्रों पर हम मनुष्यों की घनी आबादी है, उन क्षेत्रों में ऐसी संस्कृति रहने का कारण यही था कि गाय उन जंगलों में घूमती थी, गोबर और गौमूत्र करती थी। वर्षा ऋतु के बूंदों के साथ गोबर गौमूत्र घुलकर भूगर्भ में जाता था और उस पठारी क्षेत्र में भी भूमि के अंदर जल 10 से 15 फीट नीचे उपलब्ध होता था। जब मैंने 30 साल पहले का आंकड़ा निकलवाया उन क्षेत्रों का, तब पता चला कि आज से 30 साल पहले उन वनवासियों के गांव में 10 से 15 फीट नीचे अथाह जल होता था। कितनी बड़ी भी खेती हो और किसी भी वनवासी के पास अगर 2 कुएं हैं या 1 कुएं हैं, तब वह बहुत बड़ा कृषक माना जाता था। इतना अथाह पानी का भंडार उस पहाड़ी क्षेत्र में 10-15 फीट नीचे हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे उन पहाड़ी क्षेत्रों में गायों की संख्या घटती गई और आज घटकर एक गांव में 10-15 या अधिक से अधिक 20 गाय की संस्कृति बची है। इन दिनों में उन पहाड़ी क्षेत्रों में भूगर्भ के अंदर जल की जो स्थिति है वह 150 से 200 फीट नीचे है। तो यह जो पूरा का पूरा सर्वेक्षण है, यह सत्यापित करता है कि हमारी गैया जिन जिन भूभागों में विचरण करती है, उन भूभागों में भूमि के नीचे जल बहुत ऊंचाई पर होता है।